Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis. देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइस, आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है टोकारा आइलैंड्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब उस समय पर GL10 ये कुछ चर्चा में था, इसको हम लोग ग्रीस लाइटिंग के नाम से जानते हैं। तो बताना यह है कि आखिरकार ये GL10 है क्या। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। ऑप्शन बी, सोलर पावर 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइंड बाय जापान। ऑप्शन सी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय चाइना। या फिर ऑप्शन डी, रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन बाय इसरो। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो पेज नंबर 1 पर आप देख पाओगे अग्निपथ स्कीम को लेकर जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर किए गए हैं। इनफैक्ट अग्निपथ स्कीम को लेकर प्लस इसके क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आज एक एडिटोरियल भी आया है। तो उस एडिटोरियल पर हम लोग ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि वो क्या बोलते हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। तो वहाँ पे इसको लेकर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल अभी पेज नंबर 1 पर ये सारे आर्टिकल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक आर्टिकल आता है ये वाला, ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी के लिए भी और आने वाले टाइम के लिए भी। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ मिनिस्ट्री की साइड से यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल कर आया है, वो ये है कि 23 जून को, यानी आने वाली जो तारीख है, इस तारीख में ब्रिक्स का समिट होने वाला है, एक वर्चुअल समिट होगा। अब पहली चीज़ ब्रिक्स क्या है ये तो आपको पता होगा, काफ़ी बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ब्रिक्स का मतलब है B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, देन R से रशिया, देन I से इंडिया और C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज़ का आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। इन पांचों कंट्रीज़ के बीच में वर्चुअल समिट होगा, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत होगी 23 जून को। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पीएम मोदी भी होंगे क्योंकि इंडिया की साइड से यहाँ पे हमारे पीएम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। साथ ही साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उसके बाद ब्राज़ील के लीडर, साउथ अफ्रीका के लीडर, ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर इस वर्चुअल मीट को करने वाले हैं अगले सप्ताह। अब एक चीज़ यहाँ पर यह भी बोली जा रही है कि जब से रशिया और यूक्रेन का यहाँ पे वॉर देखने को मिलेगा, लगभग फरवरी में ये वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद पहली कुछ इस प्रकार की ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है इन बड़े बड़े लीडर्स के बीच में। हालांकि अभी थोड़े दिनों पहले ब्रिक्स की एक और मीटिंग हुई थी, याद होगा, लेकिन उसमें इन कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, जैसे कि हमारे कंट्री के अजीत डोभाल साहब हो गए। तो इस प्रकार से NSAs थे, उनके बीच में यह डिस्कशन हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पर बड़े लीडर्स के बीच में डिस्कशन होने वाला है, जो कि अभी आने वाले टाइम की मीटिंग है। तो 23 जून को एक प्रॉपर मीटिंग होगी। उससे पहले 22 जून को भी एक ब्रिक्स बिजनेस फोरम को हेल्ड किया जाएगा, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको भी चाइना होस्ट करने वाला है। फिर उसके बाद में जो 24 जून है उस दिन भी यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। तो मतलब आप कह सकते हो 22, 23, 24 ये तीनों दिन यहाँ पे ब्रिक्स का समिट चलने वाला है और इन समिट को होस्ट कर रहा है चाइना। ये इस आर्टिकल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अब ऑब्वियसली आने वाले टाइम पर जब मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या क्या डिस्कशन हो रहा है इन कंट्रीज़ के बीच में। उससे पहले जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कुछ फैक्चुअल सा डेटा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि काफ़ी बार डिस्कशन हम लोगों ने किया है, अगर पता है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो। कहीं पर भूल रहे हो तो यहाँ पर इसको अच्छे से वापस से रिकवर कर लेना। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर याद है सारी चीज़ें तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करो और आगे आ जाओ।
अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स एक एक्रोनिम है, आप लोगों को पता है, मैंने आपको बता दिया। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ के जो वर्ड है उसका एक आगे का जो वर्ड है उसके नाम से ये ब्रिक्स बना हुआ है, जिसको हम लोग एक्रोनिम बोलते हैं। ब्रिक्स लीडर्स का जो भी समिट होता है वो हर साल देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली एनुअल समिट जब होता है तो पांचों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनके बीच में ये मीटिंग होती है। चेयरमैनशिप की बात करें तो रोटेट होती रहती है, यानी कि एक साल में अगर मान लो इस साल चाइना के हाथ में रोटेशन में आ रहा है तो अगले साल में यहाँ पर किसी दूसरे कंट्रीज़ के हाथ में आएगा, फिर उसके बाद में किसी तीसरे कंट्री के हाथ में आएगा। तो मतलब साल ब साल ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में रोटेशन चलता रहता है, साल ब साल यहाँ पर इसकी चेयरमैनशिप बदलती रहती है। देन उसके बाद में कुछ फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो ब्रिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों ही सबसे बड़े देश इसके अंदर आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग ओवरऑल ब्रिक्स ग्रुप की बात करें तो दुनिया भर की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 40% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन हमारा ब्रिक्स ही देता है। प्लस दुनिया भर की जितनी भी जीडीपी है उसमें 30% का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ब्रिक्स से ही आता है। इस वजह से ब्रिक्स एक पावरफुल ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टाइमलाइन की बात करें तो पहला जो समिट हुआ था ब्रिक्स का वो 2009 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रशिया के अंदर हुआ था। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। साथ ही साथ आखिरी कंट्री जिसने यहाँ पे ब्रिक्स को ऐड किया वो है साउथ अफ्रीका। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब 2009 में समिट हुआ था तो ये ब्रिक्स नहीं कहलाता था, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक कहलाता था। ठीक है, इसके आगे एस ये लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर ये बाद में लगा, यानी कि साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ। पहले ये ब्रिक कहलाया जाता था। साउथ अफ्रीका साल 2010 में इसमें ऐड होता है, उसके बाद यहाँ पर इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव यही है, कोई भी ग्रुप है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव पहला तो यही है कि आपस में कोऑपरेशन करना। कोऑपरेशन करने के साथ साथ यहाँ पर ऑब्वियसली एक दूसरे की ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं और साथ ही साथ पॉवर्टी को यहाँ पे ध्यान में रख के काम करने वाले हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं और अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत करने को लेकर काम करने वाले हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर इन ब्रिक्स कंट्रीज़ के। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, 2014 में यूपीएससी ने पूछा था। क्वेश्चन क्या था? ब्रिक्स कंट्रीज़ के रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। जैसा कि पहला स्टेटमेंट ये बोलता है ब्रिक्स समिट का मतलब ब्रिक्स का जो पहला समिट है वो हुआ था रियो डे जेनेरियो में साल 2009 में। और दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि साउथ अफ्रीका आखिरी कंट्री है जिसने ब्रिक ग्रुपिंग को ज्वाइन किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, अभी हमने पढ़ा कि हाँ आखिरी कंट्री ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाली साउथ अफ्रीका है। लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ब्रिक्स का जो पहला समिट है वो कहाँ पे होता है? वो रशिया में होता है, ना कि रियो डे जेनेरियो में। रियो डे जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, तो इस वजह से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। मेक श्योर करना आप लोग इतना छोटा सा सपोर्ट कर सको, ठीक है? काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आप लोग वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो। प्लस यहाँ पे जो भी आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस यहाँ पर आपसे यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको अटेम्प्ट करोगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ कोई भी क्वेरीज होती है आपको तो जाकर आप लोग मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सॉरी टेलीग्राम बोलने वाला था मैं। इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च बॉक्स में जब आप टाइप करोगे दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने वाला प्रोफाइल आएगा। यहाँ पे जाकर आप लोग मुझसे कनेक्ट होकर और अपनी सारी क्वेरीज़ को वहाँ पर भेज सकते हो। थोड़ा वेट कर लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, रुक कर रिप्लाई करूँगा। अभी मैं पिछले शायद 1-2 दिन से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ही लोग मैंने रिप्लाई करे हैं, बट डेफिनेटली आपका रिप्लाई आ जाएगा। अपनी क्वेरीज़ आप लोग वहाँ पर लिख देना। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हालांकि इसके बारे में भी डिस्कशन कर रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि रिपीटेड आ रही हैं, ठीक है? अभी हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, समिट होने वाला है, वो एक रिपीटेड आर्टिकल था जो कि हम लोग अभी 3 दिन पहले भी पढ़ चुके थे। अब ये भी यहाँ पर एक रिपीटेड आर्टिकल है, FATF के बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन अपडेट अलग है। अपडेट क्या है यहाँ पर हम लोग उसको समझते हैं। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो वॉइस बीच बीच में चेंज हो रही है, कोई बात नहीं। जब हम लोग बात करते हैं FATF की, यह है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब इस बॉडी का मेजर काम क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और साथ ही साथ जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकना, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है उस प्रोसेसिंग को रोकने का काम करता है, या आतंकवाद को जहाँ भी फंडिंग करी जा रही है उसको रोकने का काम करता है FATF। अब FATF के अंदर 2 लिस्ट होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी ब्लैक लिस्ट। आपको ये भी चीज़ें रट चुकी होंगी। जब हम लोग बात करते हैं ग्रे लिस्ट की तो पाकिस्तान भी यहाँ पर ग्रे लिस्ट के अंदर है,
क्योंकि पाकिस्तान की भी हरकतें कुछ इस प्रकार से हैं कि वो यहाँ पे ग्रे लिस्ट के अंदर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, पाकिस्तान लंबे समय से ग्रे लिस्ट के अंदर है। लगभग 2008 के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, फिर 2010 में वापस से निकला, फिर से गया, फिर ग्रे लिस्ट में फिर से निकाला गया, फिर से गया। तो मतलब 4-5 बार हो चुका है, लगभग 4 बार आप कह सकते हो ग्रे लिस्ट के अंदर जा चुका है पाकिस्तान, क्योंकि अपनी जो आदतें हैं वो सुधारी नहीं। क्योंकि FATF बोलता है आप टेरर फाइनेंसिंग रोक दो, मनी लॉन्ड्रिंग रोक दो, आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लगातार आप कह सकते हो ये इसी प्रकार से ग्रे लिस्ट के अंदर रहा। हालांकि ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाता, लेकिन चाइना की वजह से अभी तक यहाँ पे पाकिस्तान बचा हुआ है। लेकिन अब कल से काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुका है। क्योंकि मैंने आपको जब ये 4 दिन पहले आर्टिकल पढ़ाया था तो यही आपको पढ़ाया था कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट ये कर रहा है, पाकिस्तान आशा लगाकर बैठा है कि अब की बार FATF की ग्रे लिस्ट से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। और कल बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, मतलब दिमाग में ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था। कल मैं सारे आर्टिकल जब देख रहा था तो बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ था पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया, और बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ था पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो इस प्रकार के आर्टिकल मतलब बहुत सारे पब्लिश हो, आप लोग खुद भी एक बार चेकआउट करोगे ना, तो मतलब कल तो कन्फ्यूजन सा रहा था कि निकला है या नहीं निकला है। तो अब यहाँ पर फिलहाल एक कन्फर्म हो चुका है कि देखो पाकिस्तान जो है अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है, और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर इस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं, हालांकि क्योंकि पाकिस्तान खुद यहाँ पर इन चीज़ों को क्लेम करता है कि जो जो यहाँ पर FATF की तरफ से बोला गया है ये काम करना है अपने कंट्री के अंदर यहाँ पे, तो वो काम पाकिस्तान ने किए हैं। मतलब पाकिस्तान का कहना यह है कि हमने काफ़ी सारे आतंकवादियों को अरेस्ट किया है, उसके बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको सीज़ किया, उनको जब्त किया है, टेरर फाइनेंसिंग को रोका है। तो अब की बार हम लोगों को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहिए। अभी तक नहीं निकला है, लेकिन आने वाले टाइम पर निकल सकता है, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है ना, तो ये आपको एक ऑथेंटिक सा न्यूज़ मिल चुका है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये अच्छे से बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा FATF के बारे में। अब FATF है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका फुल फॉर्म, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अब इंटर गवर्नमेंटल का मतलब आपको पता है कि जितने भी मेंबर्स एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर आते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट, उनकी जो सरकार है, वो आपस में मिलकर कोऑपरेट करती है, आपस में मिलकर काम करती है। उसको हम लोग इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बोलते हैं। अब इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, जब G7 समिट चल रहा था पेरिस में, तब यहाँ पे FATF को बनाया गया। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है FATF को क्यों बनाया गया, उसके पीछे के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया। एक मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा टेरर फाइनेंसिंग। यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी, जो कि आपने गलत तरीके से कमाया है। ब्लैक मनी भी 2 तरीके से कमाई जाती है। अब गलत तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाई है तो उसको आप लोग वाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, तो उसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। इसको रोकने का काम करता है। प्लस टेरर फाइनेंसिंग, आप लोग यहाँ पर इसको समझ ही चुके हो। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बता दिया। आतंकवाद को रोकने का पूरी तरह से यहाँ पर प्लानिंग रहती है FATF की। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा पेरिस के अंदर में। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। FATF के अंदर करेंटली 39 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 39 मेंबर आज के टाइम पर इसके अंदर है, और इंडिया भी यहाँ पर FATF का मेंबर है। ये मेंबर की बात हो रही है, लिस्ट की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। अब FATF क्या करता है, 2 लिस्ट बनाकर चलता है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। अब इनका काम क्या है कि मान लो FATF ने जब ये सारी बातें बोल दी हैं कि आपको ये काम करना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वो कंट्रीज़ वो काम कर रही हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट के अंदर उठाकर डाल दिया जाता है। ठीक है ना। ग्रे लिस्ट को हम लोग वार्निंग लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एक वार्निंग के लिए ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, और अगर अभी भी कंट्री नहीं मानती है तो उसको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। तो ग्रे लिस्ट के अंदर तो अभी आपको 23 या 24 कंट्रीज़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, मे बी 23 कंट्रीज़ हैं। लेकिन ब्लैक लिस्ट के अंदर आपको 2 देश देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं, तो वो है यहाँ पर ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो ये 2 कंट्रीज़ आपको ब्लैक लिस्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि चलो हमने इन कंट्रीज़ को इन लिस्ट में डाल दिया तो उससे फ़ायदा क्या होगा। उससे फ़ायदा ये होता है, देखो इन कंट्रीज़ के पास में मान लो अगर फंडिंग की कमी पड़ गई, कोई पैसे की कमी पड़ गई, तो पैसे क्या करने पड़ेंगे, आप बोरो करने पड़ेंगे। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इन बड़े बड़े ग्रुप्स पे जाके यहाँ पर पैसे की बोरिंग करनी पड़ती है कंट्री को, ताकि अपने कंट्री को स्टेबल बनाया जा सके। अब अगर इन कंट्री का नाम इन ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट के अंदर होगा तो वो जो फाइनेंसिंग है वो इनको नहीं मिल पाती है, वो पैसा इनको नहीं मिल पाता है, यानी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर इनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। हालांकि ऐसा काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है
कि हेल्प हो भी जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे जो बात बोल दी है पत्थर की लकीर है, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे, पाकिस्तान का एग्जाम्पल लोगे तो पाकिस्तान लंबे समय से FATF के ग्रे लिस्ट के अंदर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर उसने काफ़ी बार पैसा उठाया है। तो ये भी हम लोग एक एक्सेप्शन के तौर पर या फिर एक प्रॉब्लम के तौर पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये FATF के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ज़रूर स्टोर करके रखना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो बात करता है कि हमारे जो PM मोदी हैं वो गुजरात की 2 दिन के विज़िट पर हैं और ये क्या करने वाले हैं, आज एक स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं। उस स्कीम का बेसिकली जो फ़ायदा मिलेगा वो माँ को मिलेगा। तो ये जो स्कीम है वो मैटरनल न्यूट्रिशन के लिए यानी कि माँओं के लिए यहाँ पर ये स्कीम लेकर आई जाएगी और इसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई नेशनल लेवल पर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गुजरात के अंदर इस स्कीम को लेकर आया जा रहा है। तो गुजरात के अंदर मैटरनल न्यूट्रिशन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा और जहाँ पर फोकस ये रखा जाएगा कि जो भी प्रेग्नेंट वेमेन है या लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर मतलब जो कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उस स्टेज के अंदर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर कोई कंडीशन में तो उनको लगभग 2 किलो के आसपास चने, 1 किलोग्राम के आसपास तूर दाल, 1 किलोग्राम के आसपास जो तेल है, ऑयल है, वो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी हर महीने। आंगनवाड़ी सेंटर से यहाँ पर वो सारा जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो ये फूड है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन ये जो स्कीम है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होने वाली है गुजरात के अंदर में और एस्टिमेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 1.36 लाख वेमेन को जो है बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम से। ये यहाँ पर इस ओवरऑल डेटा को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर एडिटोरियल पब्लिश हो और उसके बाद यहाँ पे आपको वहाँ पे कवर करने में परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से एक बेस क्लियर रहेगा तो आगे एडिटोरियल्स भी बहुत आराम से क्लियर होते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक के ऊपर एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा पब्लिश किए जाते हैं, आप लोगों ने भी पहले देखे होंगे। नाउ आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद वर्ल्ड पेज पर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आता है, वो ये वाला। UN की साइड से यानी यूनाइटेड नेशन की साइड से एक स्टेटमेंट आया है, वो ये है कि 5 मिलियन जो इंडियन है वो अफेक्ट हुए हैं डिज़ास्टर्स की वजह से, यानी 5 मिलियन के आसपास अप्रोक्स 50 लोग के आसपास 50 लाख लोगों के आसपास जो लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं इंडिया के अंदर साल 2021 में। और उसके पीछे का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर। इंटरनली डिस्प्लेस का मतलब यह है एक जगह पर वो लोग शांति से रह रहे थे, उनको वहाँ से हटना पड़ा, दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। अब जब दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ वो फेस कर रहे हैं, उसको हम लोग इंटरनली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी कंट्री के अंदर ही शिफ्टिंग करना। अब इसके पीछे का कारण है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो लगातार गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है और बड़े बड़े डिज़ास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से साल 2021 के अंदर लगभग 5 मिलियन जो पीपल हैं वो इंटर डिस्प्लेस हुए हैं, ऐसा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बोलती है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं आखिरकार और क्या क्या कारण रहे हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्लस दुनिया भर में क्या कंसर्न्स हैं, ये सब भी हम लोग जानने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं इंडिया के अंदर में। हालांकि अगर हम लोग दुनिया भर के लेवल पर देखें तो पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग, इनफैक्ट यहाँ पे 51 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं लगभग 33 कंट्रीज़ के अंदर। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इंडिया के अंदर ही नहीं है, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे देशों में यहाँ पे चल रहा है। इनफैक्ट बोला यह जा रहा है कि साल 2021 के शुरुआती 6 महीने के अंदर अंदर ही आप देख पाओगे 50 मिलियन से ज़्यादा लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि जिन 33 देशों के अंदर ये सब हुआ है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे कि आप लोग अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ को देखोगे, जैसे कि हमारा जो एक तरीके से हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहाँ पे इथियोपिया वगैरह हो गया, एरिट्रिया हो गया, यहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इंटरनल काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सिविल वॉर्स चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस लोगों को किया जा रहा है, उनकी जगह से हटाकर दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। उसके बाद कोविड-19 ने अपना काम दिखाया। देन पॉवर्टी, गरीबी एक उच्च स्तर पर देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया एरिट्रिया का एग्जाम्पल, यहाँ पे भुखमरी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है। अब भुखमरी इतनी ज़्यादा है कि इनफैक्ट यहाँ पे लोग 2-2 दिन में एक बार खाना मिल पा रहा था, ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है। फूड इनसिक्योरिटी, वही मैंने आपको बताया। उसके बाद क्लाइमेट इमरजेंसी, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इन सारे देशों के अंदर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और देखो यहाँ पर ये पॉइंट आ ही चुका है, मैंने देखा भी नहीं था यहाँ पे जो अफ्रीका है, अफ्रीका यहाँ पर एक ऐसा रीजन है जो कि एक मोस्ट वल्नरेबल रीजन यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेस पर्सन है वो आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ अफ्रीका के अंदर जब आप लोग देखोगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, भुखमरी वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा
आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना जहाँ पे जो लोग हैं अपने ही देश में उनको ज़बरदस्ती धक्के मार के उनकी एरिया से निकाल दिया जाता है, दूसरी जगह पर उनको यहाँ पर भेजा जाता है। अब जब दूसरी जगह पर पहुँचते हैं अपनी जगह छोड़कर, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं, ठीक है ना। उनके घर से उनको निकाल दिया जाता है और उसके पीछे कारण मैंने आपको बताया, कई कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गए, कई का आपको पता होगा विकास किया जा रहा है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो लोगों के घर हटा दिए जाते हैं, लोगों को यहाँ पर दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। वो भी बेसिकली इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाले जो लोग हैं वो कंट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी एक टर्म आता है रेफ्यूजी। रेफ्यूजी मतलब शरणार्थी। आपको पता होगा रेफ्यूजी के बारे में। रेफ्यूजी मतलब एक पर्सन जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक यहाँ पर लीव करता है। मतलब कि आप कह सकते हो रेफ्यूजी एक ऐसा पर्सन होता है, मान लो यहाँ पर एक देश है, उस देश के अंदर काफ़ी क्राइसिस क्रिएट हो गए, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो क्या किया, वहाँ से लोगों को धक्के मार के निकाल दिया, उस देश से निकाल दिया बाहर, तो क्या होगा, वो रेफ्यूजी के तौर पर देखे जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनली डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग टॉपिक है, रेफ्यूजी आपको अलग टॉपिक देखने को मिल जाता है। मतलब कि दोनों टर्म बेसिकली अलग अलग हैं, ध्यान रखना। तो रेफ्यूजी मतलब क्या होता है, जब किसी को एक देश से ही निकाल दिया जाए तो जाकर वो दूसरे देश में शरण ले लेता है, जिसको हम लोग रेफ्यूजी के नाम से जानते हैं। तो रेफ्यूजी को भी बहुत परेशानियां फेस करने को मिलती हैं। और वैसे ही यहाँ पर इंटरनली डिस्प्लेस लोगों को एक साथ में होता है, जब देश के अंदर ही इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं तो उससे भी यहाँ पर आप कह सकते हो बिल्कुल सिमिलर सा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। बाकी अब इन लोगों को परेशानियाँ क्या फेस करने को मिलती हैं, जैसे कि मान लो अब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी देश के अंदर, तो जब वो दूसरे जगह पर पहुँचे तो उनके ऊपर फिजिकल अटैक हो रहा है, सेक्सुअल अटैक हो रहा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। लोगों को फैमिली जो है वो अलग अलग हो जाती है, लोगों को मतलब कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, आप कह सकते हो इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है ना। बाकी इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को लेकर क्या सिचुएशन है, अब ये डिस्कशन करते हैं। ये तो हमने पहले बेसिक सा टॉपिक कवर कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप लोग ध्यान ज़रूर देना। यहाँ पे मेंशन किया गया कि देखो, जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है इंडिया के अंदर में, वो प्रॉब्लम लगातार इंक्रीज़ हो रही है। और देखो, इस इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे इस चीज़ों को रेगुलर मॉनिटर करना, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट मेंशन किया जाता है कि 2019 के अंदर लगभग 5 मिलियन के आसपास लोग डिस्प्लेस हुए थे भारत के अंदर में। और दुनिया भर में एक सबसे बड़ा डेटा ये भारत का ही था, जहाँ पे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिला 2019 के अंदर। फिर 2020 में भी, फिर 2021 में भी इस प्रकार से रेगुलर बेसिस पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। अब बात करें रेफ्यूजी की, तो भारत के अंदर यहाँ पर बोला जाता है इन बड़ी कंट्रीज़ के थ्रू की एक प्रॉब्लम यह है कि भारत ने जो रेफ्यूजी को लेकर कन्वेंशन है, 1951 का कन्वेंशन है, जो कि बात करता है कि अगर किसी देश में शरणार्थी आ रहे हैं, रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो भारत ने इसको साइन नहीं कर रखा है, भारत ने इसको रेटिफाई नहीं कर रखा है। इस वजह से भारत यहाँ पर किसी भी रेफ्यूजी को एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो शरण नहीं देता है। ये एग्जैक्टली मेंशन किया गया। हालांकि यहाँ पर आज के टाइम पर आप देख पाओगे इंडिया में बहुत सारे आपको रेफ्यूजीज़ देखने को मिलेंगे। हालांकि बेसिकली बोला यह गया है, किसी को भी एक रेफ्यूजी का स्टेटस देना ये हमारे पास मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, उसको दे भी सकते नहीं भी दे सकते। मतलब ये है कि जैसे कि हम लोगों ने इस रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया, अब साइन नहीं किया तो अगर जिस कंट्री ने इसको साइन कर रखा है तो उसको ज़रूरी है कि वो अपने जहाँ उस कंट्री के अंदर जो भी रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं उसको वो प्रोटेक्शन दे। लेकिन इंडिया के ऊपर ये चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं कर रखा है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाती है रेफ्यूजी को लेकर। बाकी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ ही लिया। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के पीछे के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंडिया के अंदर वो क्या हैं, तो देखो, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भारत के अंदर बहुत सारे एरियाज़ में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, जहाँ पे असम, मेघालय, नागालैंड, कुछ ऐसे स्टेट्स हो गए जहाँ पे लगातार कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। या फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप देख पाओगे लगातार कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस किया था। जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ था, आपको पता होगा, उनको वहाँ से निकाला गया। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ एरियाज़ के अंदर हुई हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने अपने खुद की मांग करी है, यानी कि आइडेंटिटी बेस्ड यहाँ पर एक एरिया मांगा है। जैसे कि आपको पता होगा असम के अंदर बोडोलैंड की मांग चली, ठीक है, फिर गोरखालैंड की मांग चली, लद्दाख की मांग चली। मतलब अलग अलग एरिया हमारे लिए आइडेंटिफाई कर दिया जाए और वहाँ से जो दूसरे लोग हैं उनको निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर इंडिया के अंदर देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जैसा यहाँ पे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया कि देखो लगातार जो क्लाइमेट चेंज है, लगातार पोल्यूशन है, इसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी क्राइसिस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो जो डेवलपमेंट चल रहा है, डैम, रोड, माइन, पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल चुकी है क्या होता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है रेफ्यूजी, प्लस इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आपको ये जो दोनों एडिटोरियल देखने को मिल रहा है, दोनों अग्निपथ स्कीम को लेकर चर्चा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन उसके बाद नीचे एक एडिटोरियल दिया गया है, ये बात करता है पार्लियामेंट के अंदर वेमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एक अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पर भी कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आप लोगों को कुछ नोट्स के फॉर्म में चीज़ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो वेमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि एक प्रॉब्लम है। उसके पीछे के क्या क्या कारण है वो यहाँ पर बताए गए, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस वाले एडिटोरियल को हम लोग देखते हैं। अब एडिटोरियल से पहले आज का जो हमारा डेली मेंस का क्वेश्चन है वो क्या है। तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। आज इस क्वेश्चन को सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है। मेरी कोशिश यह है कि जितने भी करंट बेस्ड इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ के ऊपर आपके पास में एक ना एक आंसर राइटिंग तैयार रहे, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब हम लोग मेंस का आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे सोचने का समय भी नहीं मिलता है कि हाँ भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली पहले से ही पता होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले चाइल्ड मैरिज चर्चा में थी, है ना। इसके ऊपर 2 दिन मैंने लगातार एडिटोरियल डिस्कशन भी किया हुआ है। तो उसी को लेकर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देखो भारत आज के टाइम पर प्लानिंग कर रहा है कि हम लोग जो मैरिज है, जैसे अभी एक तरीके से 18 साल की एक लीगल मैरिज है, एज है कि 18 साल बाद यहाँ पर हम लोग जो है शादी कर सकते हैं वेमेन की, यानी जो फीमेल की है। तो एक मिनिमम एज यहाँ पर 18 है, 18 लीगल एज है। तो उस 18 एज को बढ़ाकर 21 किया जा रहा है। भारत इसकी प्लानिंग कर रहा है कि हम लोग उस 18 को बढ़ाकर 21 कर दें कि हाँ 21 जो है वो मिनिमम एज रहेगी कि 21 से पहले आप लोग यहाँ पर लड़की की शादी ना करो। लेकिन आपको बताना यह है कि क्या क्या चैलेंजेस आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिया जो प्लानिंग कर रहा है ये 21 को मतलब 18 से 21 करने के लिए, तो इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे ये आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लस अभी क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग लिख सकते हो। तो ज़्यादा नहीं, 150 शब्दों में आप लोगों को यहाँ पर ये आंसर लिखना है। तो यहाँ पे बताना इंडियन वेमेन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर वे हेड हो सकता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं, करना क्या है आप लोग देखो अपने पास जो भी आपके पास कॉपी पेन है वहाँ पे आंसर लिखना। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग टाइप करना। आपको मेंस वाला ग्रुप मिलेगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना और ज्वाइन होने के साथ ही आप लोग अपने आंसर्स को वहाँ पर सेंड कर पाओगे। काफ़ी सारे लोग रेगुलर बेसिस पर अपने आंसर्स को सेंड कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर उसका हिस्सा बन सकते हो। और एक दूसरे के आंसर्स को लोग वहाँ पर रिव्यू भी कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ इस वाले एडिटोरियल पर आते हैं। ये एडिटोरियल लिखा गया है सुशांत सिंह जी के थ्रू। अब यहाँ पर ये कौन है तो इनके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हो। एक सीनियर फेलो ऑफिसर हैं एट द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। तो इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अब अग्निपथ स्कीम के बारे में देखो डेफिनेटली आपको पता होगा। अग्निपथ स्कीम के बारे में चलो यहाँ पे ये थोड़ी बातें बताते हैं, वहाँ पे हम लोग पढ़ते पढ़ते चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो हुआ क्या, सरकार ने एक डिफेंस रिक्रूटमेंट प्लान को लॉन्च किया, यानी कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और हमारी इंडियन आर्मी, इनके अंदर जो नई भर्ती की जाएंगी वो इस अग्निपथ स्कीम के माध्यम से की जाएंगी। इस प्रकार का यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव, एक नई योजना यहाँ पर सरकार के थ्रू लेकर आई गई है। लेकिन हुआ क्या, इस स्कीम के आते ही यहाँ पर काफ़ी हल्ला मच चुका है। इनफैक्ट करंट टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे राज्यों में आप देख पाओगे, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे जो सदर्न स्टेट्स है तेलंगाना वगैरह, वहाँ पर भी आप देख पाओगे रेगुलर बेसिस पर जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ रहा है। बिहार के अंदर ट्रेन वगैरह भी जला दी गई हैं, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलेगा। तो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर मेंशन ऑथर ये करते हैं कि भाई अग्निपथ स्कीम के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वाकई में हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या यहाँ पर मेंशन की जा रही है। सबसे पहली चीज़ जो ऑथर ने मेंशन किया है कि एक तारीख है 15 सितंबर 2013। 15 सितंबर 2013 एक ऐसी तारीख थी जहाँ पर पीएम मोदी, जैसे कि आज के टाइम पर पीएम मोदी हैं, तो
उस समय पर यहाँ पर उनका एक सपोर्ट था किस चीज़ को, 1 रैंक 1 पेंशन को। तो मतलब पहले पीएम मोदी का एक सपोर्ट रहा है पेंशन के ऊपर, और अभी करंट टाइम पर जो अग्निपथ स्कीम लेकर आई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पे इस अग्निपथ स्कीम के अंदर वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर यानी 4 साल का है। यानी अगर इस स्कीम के तहत, जैसे कि अब इस स्कीम के तहत क्या करा जाएगा, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भर्ती की जाएगी। अब जिस भी ऑफिसर की भर्ती की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए सर्व कर सकेगा, और 4 साल बाद यहाँ पर क्या होगा, उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेंशन ये किया जा रहा है कि देखो रिटायरमेंट होने के बाद भी इस स्कीम के अंदर पेंशन नहीं दी जा रही है। अगर पेंशन दी जाती तो बात अलग है, बट पेंशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो ऑथर ये मेंशन करते हैं कि पीएम मोदी एक समय पर 1 रैंक 1 पेंशन को यानी कि पेंशन स्कीम को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन करंट टाइम पर यहाँ पे इन्होंने पेंशन को ही एक तरीके से ख़त्म कर दिया है, जो कि एक सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम बना है जो आज के टाइम पर प्रोटेस्ट हो रहा है उसका। तो अग्निपथ स्कीम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ऑथर का कहना यह है शॉर्ट ड्यूरेशन, आपने 4 साल जो रखा है 4 साल के लिए सर्व करेगा व्यक्ति, उसके बाद कहाँ जाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया जाता है वो यह है कि अगर भैया 4 साल के लिए सर्व कर दिया है, 4 साल बाद यहाँ पर मान लो उनकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें लगभग उस सर्विस के बाद 11.7 लाख के आसपास यहाँ पे जो रुपीज़ है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन मेंशन ये किया जा रहा है कि उस व्यक्ति को पेंशन नहीं दी जाएगी। जैसे करेंट टाइम पर जो ऑफिसर्स उनको पेंशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो पेंशन्स इन लोगों को नहीं मिलेगी। तो मेंशन ये किया जा रहा है कि भैया पेंशन प्रोवाइड करवानी चाहिए पहली चीज़। तो ये यहाँ पर आपको 2 इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर ऑथर और क्या मेंशन करते हैं, ऑथर मेंशन करते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशंस के बारे में। अब मतलब क्या इसका थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में, तो एक समय पर पीएम मोदी का सपोर्ट था पेंशन को लेकर जब वो पीएम नहीं थे। अब यहाँ पर पेंशन के ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है। उसके पीछे का कारण पता है क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि सरकार के ऊपर करंट टाइम पर पेंशन का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट जब हम लोग बात करते हैं डिफेंस बजट की, तो डिफेंस बजट साल 2022-23 का 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, जिसमें से हम लोग ये देखते हैं कि लगभग 1,19,000 कितना 1,19,696 करोड़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर ही जा रहा है। यानी आप कह सकते हो जितना हमारा डिफेंस बजट है उसका 22 से 23% का जो खर्चा है, 22 से 23% जो रुपया है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर ही दिया जा रहा है। बाकी जो सैलरीज वगैरह वो सब अलग। तो जब ज़्यादा पैसा इसमें ही चला जाएगा तो जो सरकार है या फिर जो हमारे एक तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री है वो हमारे डिफेंस को कैसे मजबूत कर पाएगी, हम लोग कैसे नए नए इक्विपमेंट्स परचेज कर पाएंगे। तो एक इशू सरकार की साइड से ये भी देखने को मिल रहा है कि हम लोग अभी के टाइम पर पेंशन में यहाँ पर सरकार का बर्डन काफ़ी बढ़ रहा है। तो सरकार ने यहाँ पर कोशिश करी है इस अग्निपथ स्कीम को लाने की कि भैया पेंशन का बर्डन जो है सरकार के ऊपर वो ख़त्म हो जाए, 4 साल तक बंदा सर्व करेगा। अब जब यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के अंदर अप्लाई हो जाएगा तो वो अग्निवीर कहलाएगा बेसिकली। तो हम बोले तो 4 साल के कोई भी अग्निवीर है वो यहाँ पर सर्व करेगा। सर्व करने के साथ ही यहाँ पर उनको बेसिकली मतलब वो है कुछ अमाउंट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है जब वो नौकरी करेंगे, जब सर्विस दे रहे होंगे तो वहाँ पे उनको मंथली कुछ सैलरी मिलेगी, उसमें से भी कुछ पैसा काटा जाएगा जो कि कुछ इकट्ठा करने के बाद में जब उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी तो वो इकट्ठा कुछ पैसा दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया तो मंथली बेसिस पर भी सैलरी मिलने वाली है, प्लस यहाँ पे जॉब का जब ख़त्म हो जाएगी, सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट भी 11.7 लाख के आसपास ये जो पैसा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन ऑथर मेंशन ये करते हैं इसके पीछे का पता है कारण क्या है? कारण यह है कि सरकार का फाइनेंशियल मोटिवेशन। सरकार ने ये देखा है कि भैया पेंशन जो है, पेंशन में सरकार पिट रही है, पेंशन का बर्डन सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है और इसी वजह से यहाँ पर पेंशन को हटा दिया गया। लेकिन अब ऑथर एक और मेजर पॉइंट यहाँ पर देते हैं। मेजर पॉइंट ऑथर ने यहाँ पर क्या दिया, इन्होंने बोला कि भैया देखो ये जो प्रॉब्लम है ये आपके अंदर देखने को मिलेगी और रियलिटी जो है वो कहीं से भी कहीं तक छुप नहीं सकती। देखो अगर आप ये फोकस कर रहे हो कि भाई आप पेंशन बचा लोगे, पेंशन बचाने के बाद में आप जो है फिर मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदोगे, हथियार खरीदोगे, फिर उसके बाद डिफेंस को मजबूत करोगे, तो आपको फोकस ये करना था सरकार को कि अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करो। आपकी इकोनॉमी के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड हो सके और साथ ही साथ आप अपने मिलिट्री को सपोर्ट भी कर सको, बाकी अपना जो काम है वो भी कर सको, ना कि आप लोग यहाँ पर लोगों की पेंशन को कट डाउन करो। तो ऑथर का बेसिकली यहाँ पर एक मेजर पॉइंट है। यहाँ पे ऑथर मेंशन ये करते हैं कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जब हम लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं, इंडियन एयरफोर्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स आज के टाइम पर मतलब जब आप लोग देखोगे ना हमारे पास फाइटर जेट उनकी कमी है।
इंडियन एयरफोर्स के पास में आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि फाइटर जेट लगभग 30 स्क्वाड्रंस आपको देखने को मिल जाते हैं, हालांकि होने 42 चाहिए थे। इंडियन नेवी के पास में 130 जहाज़ देखने को मिलेंगे, हालांकि हमारा जो गोल है वो है 200 जहाज़ का। इंडियन आर्मी के अंदर ऑलरेडी 1 लाख सोल्जर्स की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पर बताया गया कि देखो जो कमियाँ देखने को मिल रही हैं, और ये कमी के पीछे का कारण है पैसा। अगर यहाँ पर थोड़ा पैसा होगा सरकार के पास में तो इन चीज़ों के ऊपर खर्चा जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब देखो इतनी चीज़ें कमज़ोर हो चुकी हैं हमारी आज के टाइम पर, मतलब आपका सब डिफेंस सेक्टर थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है जब हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं। तो अब उसके बाद में चाइना और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो कि हमारे लिए ख़तरा बने हुए बैठे हुए हैं, ऊपर की साइड में दोनों कंट्रीज़ बैठी हुई हैं, है ना। और उस अवसर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अग्निवीर स्कीम को लेकर आ रहे हैं, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आर्म्ड फोर्सेस को कोई सपोर्ट प्रॉपरली मिल नहीं रहा है। तो इसी वजह से ऑथर मेंशन ये करते हैं कि आपने जो ये कदम उठाया है अग्निवीर स्कीम का, वो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो गया क्योंकि सरकार ने यहाँ पर पेंशन को ख़त्म किया है। सरकार का फोकस यहाँ पर यह है कि मिलिट्री को सपोर्ट किया जाए, और मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना होगा, ठीक है। अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड ना कर अगर आप लोग पेंशन से पैसा बचा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ये भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन की जाती हैं। आई होप आप लोगों को ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। अब उसके बाद ऑथर मेंशन करते हैं किस चीज़ के बारे में, डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अब इसके अंदर क्या क्या बताया गया, चलो एक एक करके यहाँ पर इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये कमियां हम लोगों ने देख ली। अब एक कमी क्या आती है यार, ये भी तो देखो, मान लो आप 4 साल के लिए सर्विस दे रहे हो, और अभी के टाइम पे, करंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें, मान लो एक प्रॉपर ऑफिसर अगर तैयार हो रहा है, उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो ट्रेनिंग कब से कब तक हो रही है। मतलब जो प्रॉपर अभी ऑफिसर जो तैयार होता है ना, उसकी ट्रेनिंग के अंदर ही 3 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अग्निवीर स्कीम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए सर्विस दी जाएगी, 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो इसका यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। 3 से 6 महीने की कोई सी भी ट्रेनिंग नहीं होती है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना, करंट टाइम पर जो ट्रेनिंग चलती है वो काफ़ी सारी ट्रेनिंग चलती है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर चलती है, प्लस अलग अलग यहाँ पर कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लेवल पर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जाकर यहाँ पे एक प्रॉपर आप कह सकते हो आर्मी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो तैयार होती हैं। तो आपने 4 साल के लिए सर्विस रखी है, तो 4 साल में तो वो वैसे ही टाइम ख़त्म हो जाएगा, आप ट्रेनिंग कब दोगे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारी एयरफोर्स हैं, नेवी हैं, इनमें आपको एक स्पेशलाइज्ड रोल चाहिए होता है, टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप करने में। और 4 साल में जब तक इंसान सीखेगा तब तक तो उसका टर्म ख़त्म हो जाएगा। ये भी यहाँ पर अग्नि स्कीम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ। क्योंकि जो ये यहाँ पे आप लोगों ने 4 साल का ड्यूरेशन रखा है वो कम है, इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है एज को लेकर। देखो ऑथर ने यहाँ पर चीज़ों को ऊपर नीचे करके समझा रखा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ तो रहे हैं, एक एक करके आ रहा है सब कुछ रास्ते में ही। जब हम लोग बात करते हैं अग्निवीर स्कीम के बारे में, तो यहाँ पर 4 साल के लिए सर्विस देगा व्यक्ति, लेकिन कौन से व्यक्ति एलिजिबल हो पाएंगे, जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल की है। जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल की है वही लोग यहाँ पर इसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे, वही लोग यहाँ पर सर्विस दे पाएंगे। अब यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि जब ये लोग सर्विस देंगे तो ये जो एज क्राइटेरिया ये भी काफ़ी कम रखा गया है। कम से कम जो ये एज है, ये 21 साल वाली एज, इसको बढ़ा देना चाहिए। हाल अब आप कहोगे कि सरकार ने रिसेंटली इसको बढ़ाया, तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये भी क्लैरिटी यहीं पे दे देता हूँ कि सरकार ने इस 21 साल को 23 कर दिया है, वो भी सिर्फ इसी साल के लिए। क्यों किया, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारा रिजल्ट आई नहीं है, कोविड की वजह से रिजल्ट नहीं आया। उसके लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, अभी इसको 1 साल इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो मतलब 21 से 23 साल तक, यहाँ मतलब 17.5 से जो भी 23 साल के बीच में है वो सब एलिजिबल हो पाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। लेकिन ये जो 23 साल का क्राइटेरिया किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए किया गया है, यानी कि साल 2022 के लिए। फिर अगले साल से क्या होगा, वापस से वो 21 का हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहना यह है कि एक प्रॉब्लम आपको ये भी देखने को मिल जाएगी कि अभी तक सरकार ने क्या बोला था कि यह अग्निवीर जो स्कीम है चलती रहेगी, और दूसरी तरफ जैसे रिक्रूटमेंट चल रहे थे वो वैसे चलते रहेंगे। लेकिन बाद में सरकार ने इसको क्लैरिफाई किया कि जो हमारे हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनके अलावा जितने भी ऑफिसर्स की जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि भर्ती की जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस अग्निपथ स्कीम से की जाएगी। तो मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अग्निपथ स्कीम के माध्यम से यहाँ पर आप कह सकते हो जो लोग हैं उनको एक रोल मिलेगा,
उनको यहाँ पर एक चांस मिलेगा कि वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व कर सकें, और उसमें भी ड्यूरेशन वगैरह इतना कम रखा गया है। इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ ऑथर ने लास्ट में कुछ यहाँ पे बताया पॉलिटिकल सोशल इम्पैक्ट के बारे में। जैसे ऑथर यहाँ पर मेंशन ये करते हैं कि भाई आपने जिस प्रकार से कदम उठाया है, इससे क्या होगा, मतलब एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल सोल्जर को रखा है, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए आपने सोल्जर को अपॉइंट किया, उसको एक तरीके से भर्ती दी और बिना पेंशन के दिया, ठीक है। और बिना पेंशन के दिया तो उसका वैसे भी जो मोटिवेशन है उस व्यक्ति का थोड़ा सा डाउन हो जाने वाला है। प्लस यहाँ पे जो ये ऑनर वाला प्रोफेशन है, एक ऑनर का प्रोफेशन है, इस प्रेस्टाइज प्रोफेशन को आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे कम करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि सरकार अपनी फाइनेंशियल सेविंग के लिए इस प्रकार से एक रिस्क उठाया अग्निपथ स्कीम का, और कहीं ना कहीं इसी से जो हमारा प्रोफेशन है ये वाला आर्म्ड फोर्सेस का, वो प्रोफेशन कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सुधार की आवश्यकता है। अब वो सुधार क्या हो सकते हैं वो आगे यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा, बट अभी यहाँ पे ऑथर ने सुधार के बारे में मेंशन नहीं किया है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, लास्ट पैरा के अंदर क्या क्या बोला गया, वो भी मैंने आपको सारी बातें यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही एग्जैक्टली मेंशन किया जाता है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का जो ऑनर है आज के टाइम पर वो काफ़ी हद तक कम हो जाने वाला है, क्योंकि लोगों का मोटिवेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा अगर इस प्रकार से चीज़ें चलती रहेंगी। तो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब जो अगला एडिटोरियल है वो यहाँ पर मेंशन करता है अ मेंस पार्लियामेंट इज स्ट्राइविंग फॉर एन इंक्लूसिव इंडिया। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। मेंशन ये किया जाता है कि देखो हमारे पार्लियामेंट के अंदर वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट मतलब आर्टिकल कह सकते हो, कुछ डेटा है जो कि आप लोग यहाँ पर अपने पास में नोट डाउन कर सकते हो। जैसे इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक डेटा है, डेटा कंपाइल किया गया था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के थ्रू, जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया कि इंडिया यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक ऐसा कंट्री देखने को मिलेगा जहाँ पर लोकसभा के अंदर जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन इंडिया का वो यहाँ पर 14.44% के आसपास देखने को मिलेगा। जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउस देखने को मिलेंगे, राज्यसभा और लोकसभा। अब वहाँ पे हमारा लोकसभा के अंदर जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली 14.44% का देखने को मिल जाता है। लेकिन अब हमारे पास एक लेटेस्ट डेटा भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइड से एक लेटेस्ट डेटा आया है। लेटेस्ट डेटा है अक्टूबर 2021 तक का। तो अक्टूबर 2021 तक यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो वेमेन है वो आज के टाइम पर हमारे पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनमें वेमेन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ 10.5% का है। तो ये रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम हुआ है। तो बेसिकली आप लोग कह सकते हो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट के अंदर कम है। प्लस जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं, राज्य सरकार पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो देखने को मिलती हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि वेमेन का रिप्रेजेंटेशन लगातार कम देखने को मिलेगा, एक वोट्स कंडीशन में देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग आप कह सकते हो पिछले 75 सालों में देखें देश की आज़ादी के बाद से जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर वो अभी तक 10% से भी यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होता हुआ नज़र आया है, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है कि देखो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं बढ़ रहा है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए। बाकी रिप्रेजेंटेशन ना बढ़ने के पीछे के क्या क्या कारण देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला कारण है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि आप देख पाओगे जेंडर को लेकर काफ़ी सारे लोगों की जो सोच है सोच ही यहाँ पर काफ़ी छोटी होती है, रूढ़िवादी सोच होती है। अब सोच के अंदर क्या है कि वेमेन बनी है तो वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए बनी है, घर के काम के लिए बनी है, वो यहाँ पे कहाँ पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंटर करेंगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये वेमेन का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऑथर ने मेंशन भी किया है कि हम लोग को एंकरेज करना चाहिए हालांकि वेमेन को, कि वेमेन यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उतरें, पार्टिसिपेट करें इस डिसीजन मेकिंग के अंदर। वेमेन भी रहेंगी साथ में तो एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है हमारे पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को। बाकी ये तो पहला रीज़न हुआ कि जिसकी वजह से वेमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा। दूसरा रीज़न होता है कंपटीशन। पॉलिटिक्स यहाँ पे आपको एक ऐसा एरिया देखने को मिल जाएगा, एक कंपटीशन वाला फील्ड। मतलब एंड ऑफ द डे क्या हो सकता है कि जो वेमेन पॉलिटिशियन है वो यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कंपटीशन बन सकती हैं, यानी मेन की कंपटीशन बन सकती है वेमेन। तो इस वजह से वेमेन को यहाँ पर प्रॉपरली कोई चांस मिल नहीं रहा है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पर डर रहे हैं वेमेन को लेकर।
तो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पर वेमेन की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती हैं। तो कंपटीशन यहाँ पे एक कारण बन जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है एक तरीके से कि उस इंसान को हरा देगी जो वेमेन है। तीसरा आपको रीज़न देखने को मिलेगा लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। अब होता क्या है कि देखो वेमेन के पास में जो एजुकेशन है, खासकर पॉलिटिकल एजुकेशन, उसकी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल जाती है। मतलब अब पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है तो वो लोग पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाती, साथ साथ में उनको पॉलिटिकल राइट्स के बारे में कुछ चीज़ें नहीं पता है, बेसिक राइट्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, अब उनके पास यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटीज़ थी ऑब्वियस सी बात है वो भी नहीं रह पाती है। तो इस वजह से बोला गया कि भाई देखो पॉलिटिकल एजुकेशन की कमी एक सबसे बड़ा रीज़न बन जाती है वेमेन को पीछे छोड़ने में। तो पॉलिटिकल एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आता है वर्क एंड फैमिली। वर्क एंड फैमिली के अंदर आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी बात वेमेन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किसी चीज़ को लेकर, कि उनको यहाँ पर घर में थोड़ा ध्यान रखना है, लोगों का चाइल्ड केयर करना है, बच्चे का ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेगनेंसी के स्टेज से लेकर चाइल्ड बर्थ तक, यानी बच्चे के जन्म होने के बाद में आगे बढ़ते टाइम तक यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वेमेन के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। ये भी एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से वेमेन जो है यहाँ पे आप कह सकते हो हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ी सी दूर रही हैं। उसके बाद एक और कारण है लैक ऑफ रिसोर्स का। तो वेमेन को एक प्रॉपर लैक ऑफ रिसोर्स, मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज मिले नहीं है, रिसोर्सेज की काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल जाएगी। वेमेन के पास में प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला पॉलिटिकल पार्टी से ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वेमेन है, क्योंकि देखो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है, अगर उन्हीं वेमेन को थोड़ा सा और ज़्यादा वैल्यू दे दी जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाए और पॉलिटिकल एजुकेशन दे दी जाए, तो वही वेमेन यहाँ पे काफ़ी आगे निकल सकती हैं। तो वेमेन को यहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो भी एक कारण बनता है कि जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो रिप्रेजेंटेशन है वेमेन का पार्लियामेंट के अंदर, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, वो काफ़ी हद तक कम है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मेंशन करते हैं ऑथर कि जब आप लोग ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हो तो एनवायरनमेंट भी यहाँ पर एक तरीके से वेमेन फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी वॉयलेंस वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन, इन प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेमेन है वो इस वाले पॉलिटिकल एरेना से काफ़ी हद तक दूर रह जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक क्वेश्चन आएगा, चलो ये तो कारण समझ लिया हम लोगों ने कि किस किस कारण की वजह से वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो काफ़ी कम है। बाकी सरकारी कुछ एफर्ट्स क्या क्या हैं, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए वेमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए। तो पहला आपको देखने को मिलेगा एक बिल लेकर आया गया था, वेमेंस रिजर्वेशन बिल 2008। ये बेसिकली बात करता है कि हमारे संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट करने के लिए, और यहाँ पे बोलता यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोअर हाउस है, जो बेसिकली लोकसभा है, वहाँ पे कुछ सीट्स को रिजर्व कर देना चाहिए वेमेन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप सरकार के थ्रू उठाया गया था, रिजर्वेशन फॉर वेमेन एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो हमारे पंचायत राज होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो रिजर्वेशन लिया जाए वेमेन के लिए, वेमेन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल मिले, इसके लिए भी यहाँ पे सरकार ने काम किया था। उसके बाद में यहाँ पर एक और स्टेप उठाया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन। मतलब यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है ताकि जो वेमेन है उनके पास में थोड़ी सी पावर्स और ज़्यादा बढ़ाई जाए। और यहाँ पे बेसिकली आप देख पाओगे ये भी एक मेजर फोकस ये था कि वेमेन का जो स्टेटस है वो बेसिकली हम लोग पार्लियामेंट के अंदर बढ़ा सकें, तो इस कमेटी को भी यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं वेमेन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अपने पास में रख सकते हो। बाकी ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको टेलीग्राम पर जो पीडीएफ मिलती है वहीं पर आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना वहाँ से, और उसके बाद में जाकर जैसे पीडीएफ डाउनलोड करोगे, आर्टिकल के बराबर में आपको ये वाला सिंबल देखने को मिलेगा। इस सिंबल पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन में ओपन हो जाएंगे सारे यूनिट्स, और बहुत सारे लोगों के फ़ोन में ओपन नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके फ़ोन में ये नोट्स ओपन नहीं हो रहे हैं तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको जाकर गूगल प्ले स्टोर से एडोब एक्रोबेट नाम के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और उस ऐप में इस वाले पीडीएफ को ओपन करना है। जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे, उस ऐप में आपको ये सारे सिंबल्स नज़र आएंगे, और जैसे आप इस पर टैप करोगे वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉपअप हो जाएगी, वो सब आपको यहाँ पर दिखने लगेगा।
ठीक है ना। तो ये आज के हमारे 2 एडिटोरियल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे अग्निपथ स्कीम को लेकर, और बाकी ये वाला इशू जो है वो हमने डिस्कस किया। सैटरडे था तो सैटरडे में यहाँ पे ग्राउंड जीरो का पेज आता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हम लोग डिस्कस कर सके। बाकी हमने छोटे छोटे जो आर्टिकल्स हैं FATF वगैरह को लेकर वो डिस्कशन कर लिया है। तो संडे में एडिटोरियल्स ऑलरेडी कम आते हैं और संडे में टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेज भी नहीं आता है। अब हम लोग चलते हैं अपने इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है उसको देखते हैं। तो खासकर हम लोग अपने एक्सप्लेन सेक्शन को कवर करते हैं। तो आज के एक्सप्लेन सेक्शन पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा ब्लैक डेथ को लेकर, जिसके बेसिस पर आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो ब्लैक डेथ के बारे में क्या चर्चा की जा रही है, क्या है क्या नहीं है, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखो, ब्लैक डेथ को लेकर एक रिसर्च हुई है। ब्लैक डेथ था क्या? ब्लैक डेथ कह लो या फिर इसको हम लोग ब्यूबॉनिक प्लेग के नाम से जानते हैं। प्लेग यानी एक बीमारी जिसने मिलियंस लोगों की जान ली है वेस्टर्न एशिया के अंदर और नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर। वेस्टर्न एशिया हो गया, नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, इन एरिया के अंदर ब्लैक डेथ काफ़ी तेज़ी से फैला था, जिसकी वजह से मिलियंस लोगों की जान चली गई थी। और ये कब से कब तक का टाइम पीरियड बताया जा रहा है? लगभग 1346 से लेकर 1353 के बीच में ये बीमारी फैली थी। और अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा पैंडेमिक या सबसे बड़ी महामारी यहाँ पर इसको कह सकते हैं। हालांकि हमें बोला गया कि ये बीमारी कैसे होती थी, यानी कि ये जो प्लेग है कैसे फैला था। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये प्लेग बेसिकली होता है एक बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिस की वजह से यहाँ पर ये जो बीमारी है काफ़ी तेज़ी से फैली थी। अब एक नई स्टडी कंडक्ट हुई है, तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक स्टडी के बारे में बताता है। स्टडी कंडक्ट क्या हुई है कि देखो, ये जो पुराने ज़माने का वाई पेस्टिस नाम का ये बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बीमारी फैली थी, ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था, इसको लेकर कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास कि कहाँ से ओरिजिन हुआ इस बैक्टीरिया का। क्योंकि 1346 से लेकर 1353 के बीच में बहुत सारे लोगों की जब जान गई तो पता नहीं चल पाया कि ये बैक्टीरिया कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से निकल कर आया। नाउ अब एक स्टडी यहाँ पे कंडक्ट की गई है। पुराने ज़माने के बहुत पुराना वाई पेस्टिस नाम का जीनोम है, उसकी जब स्टडी देखी गई तो पता ये चला कि ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली यहाँ पे ओरिजिन हुआ था किर्गिस्तान के अंदर। जो मतलब किर्गिस्तान तो अभी के टाइम पे मॉडर्न डे में किर्गिस्तान के नाम से जानते हैं। तो जो करंट टाइम पे किर्गिस्तान है बेसिकली उस समय कुछ और एरिया हुआ करता था। तो उस समय पर बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो बीमारी है ये निकली थी, ठीक है ना। तो वहाँ से ओरिजिन हुई थी। और बोला ये जाता है कि जब आप लोग टाइम पीरियड को देखोगे, यानी ब्लैक डेथ फैला था 1346 से लेकर 1353 के बीच में। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आप कह सकते हो इस बीमारी के फैलने से 7 से 8 साल पहले आया था, यानी कि 1338 से लेकर 1339 के बीच में आप कह सकते हो ये बैक्टीरिया जो है ओरिजिन हुआ था। अब यही यहाँ पर स्टडी की गई कि अभी तक हमारे पास कोई भी डेटा नहीं था कहाँ से ओरिजिन हुआ है। नाउ फाइनली डेटा आ चुका है, ये ओरिजिन हुआ है मॉडर्न डे किर्गिस्तान से, ठीक है ना। तो ब्लैक डेथ चर्चा में, ध्यान रखना ब्लैक डेथ के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया है। ब्लैक डेथ के सिम्टम्स काफ़ी खतरनाक थे। जो लोग मर रहे थे उनके अंदर क्या लक्षण देखने को मिले? बुखार बहुत तेज़ था, प्लस यहाँ पे खून की उल्टियाँ हो रही थी, और इन्फेक्शन के बाद में ज़्यादातर जो यहाँ पर बीमार लोग थे वो 2 से 7 दिन के अंदर उनकी डेथ हो जा रही थी, उनकी मौत हो जा रही थी। तो ब्लैक डेथ यहाँ पर इतना खतरनाक नज़र आया। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ ब्लैक डेथ या फिर प्लेग को लेकर। प्लेग क्या होता है, क्योंकि इसको लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। GS पेपर 2 हेल्थ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। जब हम लोग बात करते हैं प्लेग की, तो प्लेग बेसिकली यहाँ पर एक बैक्टीरिया से होता है। मैंने आपको बता दिया, बैक्टीरिया का नाम है येरसिनिया पेस्टिस। यह बैक्टीरिया ज़्यादातर छोटे छोटे मैमल्स के अंदर पाया जाता है और उनके फ्लीस के अंदर। मतलब क्या है, देखो मैं आप लोग को समझाता हूँ एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है। वो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक सेकेंड, ये तो हमारा कल वाला थंबनेल हो गया। जैसे छोटे छोटे मैमल्स देखने को मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हो चूहा भी अगर आपको देखने को मिलेगा। चूहे के बॉडी पर कुछ इस प्रकार से जो आपको ये देखने को मिल रहे हैं, ये फ्ली हैं, कुछ कीड़े आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब वो कुछ इस प्रकार से जूम करोगे तो यहाँ पे ये नज़र आता है कीड़ा। यही कीड़ा जो है आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल है इस खतरनाक बीमारी के लिए। बोला गया कि ये जो ट्रांसमिशन है, यानी कि जो प्लेग है, प्लेग कैसे होता है ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर छोटे छोटे मैमल्स से और उनके बॉडी पे जो फ्लीस पाए जाते हैं उनसे। और ये ट्रांसमिट भी होता है, यानी कि एनिमल से इंसान में फैलता है। और एनिमल से इंसान में कैसे फैलता है? जब यहाँ पे आप कह सकते हो वो जो इन्फेक्टेड फ्ली है, यानी कि एक तरीके से जो कीड़ा है वो उस जानवर से निकल कर इंसान को काट ले तो इंसान के अंदर फैलने लगेगा। या फिर इंसान, जब एक इंसान के अंदर वो मतलब आप कह सकते हो बीमारी आ जाती है तो वो इंसान दूसरे इंसान को भी फैला सकता है, जैसे कोविड-19 के टाइम पर हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जानवर से इंसान में और फिर इंसानों से इंसान में।
तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही थी इस ब्लैक डेथ को लेकर, इस प्लेग को लेकर। और यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बैक्टीरियल जूनोसिस का, क्योंकि हुआ क्या, जानवर से इंसान में और फिर इंसान से इंसान में ये फैलना चालू हुआ, जैसे कोविड के टाइम पर देखने को मिला। और इसको हम लोग ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी जानते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग यहाँ पर इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म यूज़ करी गई है, ध्यान रखना। हुआ क्या था, ब्यूबोनिक क्यों नाम रखा गया? ब्यूबोनिक नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब ये प्लेग हिट कर रहा था किसी को, तो उसका जो गला है वो बेसिकली बुरी तरह से सूज जा रहा था, ठीक है। अब बुरी तरह से सूज जा रहा था, काला पड़ जा रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर इसको ब्लैक डेथ का भी नाम दिया गया है। और ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शस था। इसने लगभग 14 सेंचुरी के आसपास 50 मिलियन के लोगों के आसपास की जान ली थी, अफ्रीका, एशिया और पूरे के पूरे यूरोप के अंदर में। फिर उसके बाद बताया गया दुनिया भर में लगभग आप कह सकते हो बाद में भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिला। लगभग साल 2000 से लेकर 2015 के बीच में 3200 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर इन्फेक्टेड थे। काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है इस ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से। ये बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम ब्लैक डेथ इसलिए रखा गया क्योंकि जो सूजन हो जा रही थी वहाँ पे वो काला पड़ जा रहा था, बड़े बड़े लम्प्स क्रिएट हो जा रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनकर आया था। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह था या नहीं था। तो ट्रीटमेंट अगर हम लोग बात करें तो एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही है, यानी कि आप लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करोगे तो वही यहाँ पर प्लेग को मार सकता है, प्लेग बैक्टीरिया को मार सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और कोशिश करो कि अगर आपके अंदर कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या फिर ये बीमारी बुरी तरह से हिट हुई है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग ट्रीटमेंट ले लो, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे जो फीवर है इस बीमारी का वो इंसान की जान भी ले सकता है। तो ये हो गई ब्लैक डेथ को लेकर चर्चा, कितना खतरनाक था, क्या था, समझ लिया। पहले इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था ये नहीं पता था, बाद में यहाँ पर हमने इसके ओरिजिन के बारे में भी पता लगाया है। नई रिसर्च के अंदर पता चला है कि करेंट टाइम किर्गिस्तान के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है। बाकी जो नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल देखने को मिलेगा ये बहुत ज़्यादा लेंदी आर्टिकल है जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। अब मैं आपको इसमें टू द पॉइंट बात बताने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। मेंशन किया जा रहा है कि इसके बारे में, फेडरल रेट के बारे में। देखो जैसे भारत के अंदर आपको जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो है यूएस फेडरल रिजर्व, ठीक है ना। अब हुआ क्या, यूएस के फेडरल रिजर्व ने वहाँ पे रेट बढ़ा दिया है। आपको पता होगा रिसेंट डेज में भारत ने भी क्या किया था, भारत के बैंक ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को बढ़ा दिया था। अब रेपो रेट को बढ़ाने से क्या हुआ, रेपो रेट को बढ़ाने से हुआ ये कि लोन जो है महंगे हो गए, ईएमआई वगैरह महंगी हो गई। तो रेपो रेट को क्यों बढ़ाया गया, तो उसके पीछे कारण क्या था। अगर देखो आपको रेपो रेट समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे थ्रोट में यार पेन बहुत है, वरना मैं डेफिनेटली समझाता। इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, लेकिन हाँ प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा आप लोगों को। आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हो रेपो रेट बाय दीपक यादव, आपको वीडियो मिल जाएगा। वो एक दूसरा चैनल है, उस पर वीडियो मिल जाएगा, आप उस पर बहुत आराम से समझ सकते हो रेपो रेट क्या होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर कैसे पड़ता है। तो यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि अभी रिसेंट डेज में भारत ने रेपो रेट को बढ़ाया। अब रेपो रेट जब इंक्रीज़ हुआ तो इससे क्या हुआ, लोन वगैरह महंगे हो गए। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, मार्केट के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा थी और महंगाई अभी थोड़ी सी कम हुई है, पहले तो अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अब महंगाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास में पैसा है, यानी मार्केट के अंदर जो मनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के पास में पैसा है, डिमांड हो रही है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा है, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इनका कोशिश ये रहता है बैंक का कि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए ताकि मार्केट में से जो पैसा है उसको कम कर दिया जाए। मार्केट में कैसा पैसा कम हो जाएगा, मैंने आपको बताया रेपो रेट बढ़ जाएगा तो लोन महंगे हो जाएंगे। अब लोन महंगे हो जाएंगे, लोन के ऊपर ब्याज ज़्यादा देना होगा तो लोग लोन लेंगे नहीं, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर पैसा कम होगा, डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन अपने आप में कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अमेरिका के अंदर भी हमने ये देखा इन्फ्लेशन जो है पहली बार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यानी महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई ही अमेरिका के अंदर में। और इसी चीज़ को देखते हुए यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक आपको ये देखने को मिल जाता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर अपना जो रेट है रेपो रेट बेसिकली वो यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया। मतलब यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है और पिछले 40 साल में इतना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जितना अब की बार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कंसर्न देखने को मिलेगा। हालांकि पहले पता है 0.5 के आसपास हुआ करता था, लेकिन अचानक से 0.75 के आसपास का इंक्रीमेंट हो चुका है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जब ये अमेरिका ने, यानी अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व आपको ये देखने को मिलेगा, इसने जब इस रेपो रेट को बढ़ाया तो इससे भारत के ऊपर बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है।
अब आप कहोगे भारत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो यहाँ पर यही चीज़ तो समझनी है कि भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारत की इकोनॉमी और ज़्यादा डाउन हो रही है, भारत की करेंसी की जो वैल्यू है वो काफ़ी डाउन हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हुआ क्या था, जब सिचुएशन सही चल रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने, मतलब आप कह सकते हो जब अमेरिका कम इंटरेस्ट पर, यानी कि जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम था, उसके बेसिस पर जब पैसा प्रोवाइड करवा रहा था तो लोगों ने खूब सारा पैसा बोरो किया वहाँ पे। बोरो करने के बाद में इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं कि भाई बहुत तेज़ी से रेट बढ़ चुका है, यानी कि अब ब्याज काफ़ी देना पड़ेगा, तो वो सारा पैसा वापस से भेज देना चाहिए। तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों ने जो पैसा निकाल कर भारत में इन्वेस्ट किया था वो भारत से पैसा निकाल रहे हैं। और भारत से जब यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं पैसा निकालेंगे तो हमारे मार्केट के अंदर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और मार्केट के अंदर जब इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो उसको संभालने के लिए क्या करना होगा, हमारी सरकार को जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वहाँ से पैसा निकाल के मार्केट के अंदर डालना होगा। इससे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कम होगा और हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी। और ऐसा ही हो रहा है, हमारी आपको करेंसी की वैल्यू जो वो लगातार डेप्रिशिएट हो रही है। $1 इज़ इक्वल टू 78 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि 72 73 करके हुआ करता था। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो यूएस का मार्केट है उससे देखो ना केवल इंडिया, पूरे दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यूएस अपने आप में आप कह सकते हो जो डॉलर एक पावरफुल करेंसी है, पावरफुल कंट्री आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो फेड रेट क्या है, फेडरल रेट मैंने आपको समझाया, प्लस इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कैसे पड़ रहा है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इंडिया के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है इस पूरी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। बाकी रेपो रेट के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ से पढ़ना है, वहाँ से आप लोग एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। नाउ चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ एक और छोटा सा आर्टिकल है, वो ये है कि देखो जो बाढ़ है और लैंडस्लाइड है, इसकी वजह से अभी असम के अंदर 20 लोगों की जान गई है, मेघालय के अंदर काफ़ी सारे लोगों की जान गई है। जो ये डेथ का रेट है वो यहाँ पर 88 तक पहुँच चुका है। ये हालात देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से लैंडस्लाइड हुआ है, जैसा आप लोग पीछे पिक्चर देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर जान गई है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है लैंडस्लाइड क्या होता है, क्योंकि देखोगे तो यूपीएससी ने साल 2021 में मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन पूछा था। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो लैंडस्लाइड के बारे में डायरेक्टली यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं लैंडस्लाइड क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। देखो अब बारिश हो रही है, बारिश लगातार होगी, तो इसकी वजह से बहुत सारे लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। और कंट्री के अंदर जब बरसात का मौसम देखने को मिलता है तो उसके बाद बहुत सारे लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट देखने को मिलते भी हैं। बाकी पहली चीज़, लैंडस्लाइड है क्या? देखो लैंडस्लाइड को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द मूवमेंट ऑफ अ मास रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। मतलब आप कह सकते हो एक चट्टान है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मलबा है, वो सब नीचे खिसक जाता है, उसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। हिल एरियाज़ के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर आपको ये लैंडस्लाइड ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं। अब ये जो लैंडस्लाइड है इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं और लैंडस्लाइड भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना। अब देखो लैंडस्लाइड क्यों होती है, इसके पीछे 3 बड़े बड़े फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। वो फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला आता है जियोलॉजी, दूसरा मॉर्फोलॉजी और तीसरा आता है ह्यूमन एक्टिविटी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जियोलॉजी के अंदर क्या है, देखो जियोलॉजी बेसिकली बात ये करता है कि मान लो कोई अर्थ है, कोई रॉक है, कोई चट्टान है, वो यहाँ पर मान लो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर चट्टान वगैरह वो कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने के बाद में उसमें फ्रैक्चर्ड हो गया, कुछ दरार वगैरह आ गई, उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर मतलब ख़त्म हो गई, तो वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो वो यहाँ पर आप कह सकते हो एक लैंडस्लाइड का कारण बनता है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है समझ गए, जब यहाँ पे रॉक जो है वो कमज़ोर होकर चटक जाती है और यहाँ पे गिर जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग यहाँ पर कहोगे मॉर्फोलॉजी के अंदर ऐसा हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, उस एरिया के अंदर सबसे बड़ी बात जब आप लोग देखोगे तो क्या हुआ, वेजिटेशन यहाँ पर कम हुआ, यानी कि जो हरियाली है वो यहाँ पर ख़त्म हुई, प्लस यहाँ पे सूखा पड़ रहा था और इसी की वजह से यहाँ पर ये लैंडस्लाइड वगैरह क्रिएट हुई हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो, सॉरी अच्छा ये जियोलॉजी मैंने बताया ना, वो मैंने जो दूसरा बता दिया मैंने मॉर्फोलॉजी मिक्स कर दिया। देखो ये तो हमने जियोलॉजी समझा कि जियोलॉजी के अंदर क्या होता है जब फ्रैक्चर्ड वगैरह हो जाती है और वीक हो जाता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के अंदर जब आप लोग वेजिटेशन को ख़त्म करते हो, यानी कि आपने पेड़ वगैरह की कटाई कर दी और उसके बाद में वहाँ पे जो वेजिटेशन है ग्रीनरीज उसको ख़त्म कर दिया, तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। तो आप कहोगे लैंडस्लाइड ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि देखो जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं
वो पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या कर रही हैं, वो मिट्टी को होल्ड करके रख रखी हैं, उस ज़मीन को जकड़ के रख रखा है। अब जब आप लोग पेड़ काट दोगे, पेड़ मुरझा जाएगा, जड़ें मर जाएंगी, तो उससे क्या होगा, वो लूज़ हो जाएंगी और वहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिल जाता है। उसमें हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग मोर्फोलॉजी। और तीसरा प्रकार आपको ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मानव की काफ़ी सारी हरकतें देखने को मिलेंगी। एग्रीकल्चर किया जा रहा है, ठीक है, आप कह सकते हो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है हिल एरियाज़ के अंदर में, जिसकी वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो जब कंस्ट्रक्शन होगा, इनफैक्ट बड़े बड़े होटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं हिल एरियाज़ के अंदर में, तो इससे यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी सारा जो लैंडस्लाइड है वो देखने को मिल जाता है। बाकी क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज बात करें, कॉन्टिनेंट मतलब इधर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस जो भी हमारे कॉन्टिनेंट है, अगर हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो एशिया जो है सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड को सफ़र करता है हर साल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड एशिया के अंदर देखने को मिलती हैं, और एशिया के अंदर जो इंडिया है स्पेसिफिकली, यहाँ पर इंडिया के अंदर सबसे बुरे हालात हो जाते हैं इस लैंडस्लाइड को लेकर, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स निकल कर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग इस लैंडस्लाइड को कैसे कम कर सकते हैं। इसको रोका जा सकता है। पहली बात तो भाई जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, उसके ऊपर रोक लगाओ, उससे यहाँ पे लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे बड़े बड़े सेटलमेंट्स हो रहे हैं, लोग रह रहे हैं, लोग अपने घर बना रहे हैं, उसको भी यहाँ पर लिमिट करो। और एग्रीकल्चर करना है तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो हमारा हिल एरियाज़ के लिए एग्रीकल्चर है उसको यहाँ पे करो, यानी कि जो एक तरीके से टेरेस फार्मिंग वगैरह होती है वो यहाँ पर करी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर दूसरी प्रकार की फार्मिंग की जाएगी हिल एरियाज़ में, वहाँ के हिसाब से फार्मिंग नहीं होगी, तो फिर यहाँ पर अगेन वही लैंडस्लाइड वाली सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। बाकी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम को आप लोग प्रमोट कर सकते हो। एफोरेस्टेशन प्रोग्राम को प्रमोट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए यहाँ पे लोगों को एंकरेज करो, जिससे यहाँ पर उनकी जड़ें बढ़ेंगी और उसके बाद वो मिट्टी को होल्ड करके रखेंगी, और इससे यहाँ पर लैंडस्लाइड की जो सिचुएशन है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। अब फटाफट हम लोग पहले अपने अच्छा एडिटोरियल के, आज हम लोगों ने वोकैबलरीज़ को नहीं देखा है, तो वोकैबलरीज़ क्या क्या है पहले हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। तो वोकेबलरी के अंदर सबसे पहले आता है सैल्वेज। सैल्वेज मतलब है टू ट्राई टू मेक अ बैड सिचुएशन बेटर, यानी कि जो एक बुरी सिचुएशन है उसको यहाँ पर अच्छा करने के लिए यहाँ पर हम लोग सैल्वेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक कोशिश की गई कि हम लोग एक बुरी सिचुएशन को बेटर कर दें, वो सैल्वेज कहलाता है। देन उसके बाद में एक आता है रैंकल्स। रैंकल्स मतलब यहाँ पर किसी को गुस्सा दिलाना लंबे समय के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर वो कहलाता है रैंकल्स। तीसरा आता है एंग्स्ट। एंग्स्ट मतलब एंगर से रिलेट कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से मतलब दुखी रहना, एक तरीके आप कह सकते हो अनहैप्पीनेस को हम लोग बोल सकते हैं एंग्स्ट, ठीक है ना। या फिर एक एक वो कैब आता है अनफ्लिपेबल। अनफ्लिपेबल का मतलब होता है नॉट लाइकली टू गेट वरीड, नर्वस और एंग्री। मतलब क्या है, देखो मस्त है ये। अनफ्लेपेबल का मतलब यह है कि आसानी से विचलित ना होने वाला, मतलब कि कोई ज़्यादा परेशान ना होने वाला, नर्वस ना होने वाला, गुस्सा ना होने वाला, कितनी भी सिचुएशन हो कूल रहने वाला, तो यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा अनफ्लेपेबल। पांचवा जो है हमारा लास्ट जो वोकैब है वो है कैरावैन। अब कैरावैन मतलब क्या होता है, देखो मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग बोलते हैं कैरावैन। मान लो जो बड़ा सा ग्रुप है वो व्हीकल्स के साथ में है, ठीक है, यहाँ पर व्हीकल्स का कोई ग्रुप हो गया, एनिमल्स का ग्रुप हो गया, साथ में यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो बेसिकली काफिला, या फिर आप कह सकते हो हिंदी में उसी को हम लोग कैरावैन के नाम से जानते हैं। तो कैरावैन काफिला कहलाता है। तो ये कुछ 5 वोकैब्स थे जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। डेली बेसिस पर आप लोग की डिमांड से इन वोकैबलरीज़ को भी कवर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर का एनालिसिस। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो साल 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रीज लाइटिंग है GL10, वो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, साल 2016 के हिसाब से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये क्या है आखिरकार GL10, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिल जाएगा। GL10 क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसको यहाँ पे डेवलप और सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था नासा के थ्रू। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।